हिंदूवादी और बीजेपी नेताओं की धमकी देने के मामले में सूरत पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस ने मौलवी सोहेल अबू बकर और उसके गुर्गों के पाकिस्तानी कनेक्शन का पर्दाफाश किया है। साथ ही साथ बताया है कि कैसे ये लोग पाकिस्तान में बैठकर कट्टरपंथियों के इशारों पर भारत में बड़ी साजिश रच रहे थे। देश के हिंदूवादी और बीजेपी नेताओं को जान से मारने की धमकी देने के मामले में सूरत पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल आज मौलवी मोहम्मद सोहेल अबू बकर की 11 दिन की पुलिस रिमांड खत्म हो गई। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, फिर कोर्ट से उसे जेल भेज दिया गया। इन 11 दिनों में पुलिस ने मौलवी सोहेल अबू बकर से जो पूछताछ की है, उससे इस मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक इसने हिंदू नेताओं को धमकाने के लिए एक गैंग तैयार किया था, जो पाकिस्तान में बैठे डोंगर नाम के शख्स के इशारे पर काम कर रहा था। पाकिस्तानी कट्टरपंथी ने ही इन्हें पाकिस्तानी मोबाइल सिम मुहैया करवाए थे। इसके बाद ये लोग अलग अलग नेताओं को धमकियां दे रहे थे। जब उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पूरा जो लिंक निकल रहा था, मॉड्यूल निकल रहा था, वो अलग अलग राज्यों में इसके साथ कनेक्टेड लोग निकले। तो जो इसकी इन्वेस्टिगेशन किया गया तो सोहेल के खुद इसके पास दो एपिक नंबर वाले इलेक्शन कार्ड निकले। एक उसमें से फोर्ज बनाया इसने। उसके अलावा इसने अपना जन्म का जो प्रमाण पत्र होता है वो 2 बनाए, एक सूरत का, एक नवापुर महाराष्ट्र से बनाए। और उसके बाद इसके पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो अलग अलग जो मॉड्यूल्स निकले उसमें बिहार में से जो आरोपी को धरपकड़ किया गया, उसमें वो आरोपी मोहम्मद अली उर्फे शहनाज सना मोहम्मद साबिर, जो कि मुजफ्फरपुर जिले बिहार का रहने वाला है। हिंदूवादी नेता उपदेश राणा की शिकायत पर पुलिस ने 4 मई को मौलवी सोहेल अबू बकर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग राज्यों से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये लोग न सिर्फ खुद नेताओं को धमकियां दे रहे थे, बल्कि इनके गैंग में कई और लोग भी शामिल हैं। और अभी 8% लाहन है जो नेपाल कंट्री का, वो बॉर्डर, अपना देश का बॉर्डर है, वहाँ पे रेडीमेड गारमेंट काम करता था, उसको भी अरेस्ट किया गया जो है। और उसके अरेस्ट करने के बाद जो है ये जो इन्वेस्टिगेशन में ऐसा निकला कि वो नेपाल का वर्चुअल नंबर यूज़ करके पाकिस्तान जो हैंडलरों के साथ कांटेक्ट में रह के जो अपने देश के जितने भी हिंदुत्ववादी नेताओं थे उनको जान से मारने की धमकियां दिया करता था। और उसके अलावा इसने और एक जो तीसरा आरोपी जो पकड़ा गया शकील उर्फे रजा, ये अपना जो वर्चुअल नंबर पाकिस्तान का नंबर यूज़ करता था। तो जो इनका पाकिस्तान का हैंडलर है डोगर जो था, उसी ने इसको ये नंबर मुहैया कराया था। पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में टेरर फंडिंग की बात से भी इनकार नहीं किया, लिहाजा पुलिस आरोपियों के बैंक अकाउंट नंबर भी खंगाल रही है। एक जो डोगर जब ये धमकी दिया करता था तो अपने AK-47 के साथ का अपने DP में तस्वीर रखता था। और उसमें जब ये लोग ग्रुप कॉल करते थे, पहले सारे जितने भी हमने आपको ये 3 नाम बताए, और ऐसे लोग डोगर के साथ ग्रुप कॉल में लेके अपने टारगेट ग्रुप कॉल में ऐड किया करते थे। फिर उसके बाद जो है उनको धमकी देना चालू करते थे और ये अपनी फ़ोटो जो AK-47 के साथ है वो इसमें बताया करता था। इन्होंने नुपुर शर्मा, T राजा, उपदेश राणा के साथ मुंबई से अयोध्या पैदल जाने वाली शबनम शेख को भी धमकी दी थी। इनके लिए इन्होंने 17 मोबाइल नंबर और 42 ईमेल ID का इस्तेमाल किया। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। कट्टरपंथियों के निशाने पर आए हिंदूवादी नेता देश भर में 130 FIR दर्ज करवा चुके हैं। इनमें से एक सूरत के रहने वाले उपदेश राणा, जो अब सरकार से ही सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। भाजपा नेता और हिंदूवादी नेताओं को लगातार धमकी देने के आरोप में सूरत क्राइम ब्रांच परत दर परत खोलती जा रही है। सबसे पहले सूरत क्राइम ब्रांच ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया था, उसके बाद बिहार से भी एक गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद सूरत शहर के अलग अलग लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। उपदेश राणा जो हिंदूवादी नेता हैं, उनको इस मामले में लगातार धमकियाँ मिल रही थी। उपदेश राणा हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। उपदेश राणा, ये बताओ कि ये धमकियाँ मिलने जो शुरुआत हुई थी आपको कहाँ से हुई थी और कहाँ से कॉल आते थे आपको? देखिए, जहाँ तक शुरुआत की बात है तो 2017 में स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि 2017 में मैंने लाल चौक पर तिरंगा और भगवा फहराया था। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। तो उसके बाद निरंतर धमकी आती थी और ये मामला धमकियों तक ही सीमित नहीं रहा। मेरे दो सहयोगी थे, उनकी हत्या कर दी गई, या यूँ कहूँ कि निर्मम हत्या की गई है। तो 2017 से आज तक ये कंटिन्यू धमकियाँ मिल रही हैं। अच्छा, तो इससे पहले कितनी FIR करवाई आपने और सूरत पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है अब, क्योंकि पाकिस्तान, नेपाल के कनेक्शन और वियतनाम जैसे देशों से कनेक्शन सामने आ रहे हैं, तो ये कितना गंभीर मानते हैं आप? देखिए, FIR की जहाँ तक बात है, मैंने 10 FIR गुजरात में करवाई हुई हैं। टोटल पूरे गुजरात में 20 FIR गुजरात के बाहर हैं।
पूर्ण हिंदुस्तान में। और इसकी सीरियसनेस तो इसी चीज़ से दिख जाती है कि जब कमलेश तिवारी जी की निर्मम हत्या होती है लखनऊ में, तो गुजरात पुलिस को पता चलता है कि उनकी रडार पर मैं भी था। उसके बाद 2022 में किशन भरवाड मारा जाता है, हमारा भाई धंधुका में। उसके बाद गुजरात ATS जो जांच करती है उसमें ये पाया जाता है कि जो हिट लिस्ट थी उसमें मेरा भी नाम शामिल था। और गंभीरता इस तरह भी दिखाई देती है कि हिंदुस्तान में बैठे हुए ये गद्दार देश के हमारे शहर से, यहाँ से जो इनके पास से 1 करोड़ की सुपारी की बात हुई है, मेरा फ़ोटो भेजा गया है और फोटो में लिखा गया है कि 1 करोड़ की सुपारी दी जाएगी मारने के लिए। तो ये इन सभी प्रकरण को देखें तो पूर्ण रूप से साफ है कितना बड़ा मामला है। आप क्या मानते हैं, आपको क्यों मारना चाहते हैं कोई ये लोग? जैसे कमलेश तिवारी जी मारे गए हैं, जैसे बिना कसूर कमलेश तिवारी जी, किशन भरवाड, जैसे उदयपुर में कन्हैयालाल, इन सबका क्या कसूर था? कुछ कसूर नहीं था, केवल एक कसूर था सभी का कि ये जय श्री राम बोलते थे, सनातन को मानते थे, भारत माता की जय बोलते थे। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि वही सब खूबी मुझ में है, वही मैं काम करता हूँ, अपने लिए राष्ट्रवाद की बात करता हूँ, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए काम करता हूँ। तो बस यही चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही। तो इस तरह से जो क्राइम ब्रांच, सूरत क्राइम ब्रांच लगातार मौलवी की इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, और भी मौलवी आ रहे हैं, और जो मर्डर हुए जैसे उसमें भरवाड़ वाले मामले में, उसमें भी मौलवी का इन्वॉल्वमेंट था। तो आप इस पूरी चीज़ को कैसे देख रहे हैं? ये पूरी एक चैन है और इसमें भी जिक्र किया गया है कि कमलेश तिवारी जी की तरह हत्या करनी है, कमलेश तिवारी की तरह हत्या करनी है, ऐसी चैट वायरल हुई है। और किशन भरवाड़ के जो हत्यारे थे, मैं आपके चैनल पर स्पष्ट कर दूं, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार, वो खुद सूरत रुक के गए थे 3 दिन। तो पूरी चैन ये एक ही है, पूरा सिंडिकेट एक ही है। कमलेश तिवारी की हत्या करने के लोग सूरत से जाते हैं, किशन भरवाड़ की हत्या करने वाले आप कह रहे हैं कि सूरत में रुक के गए थे, और आप भी सूरत में रह रहे हैं, तो अपनी जान को खतरा कितना मानते हैं? खतरा तो देखिए पहले से ही है, लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, पहले किसी को नहीं पता था कि मैं सूरत में रहता हूं, लेकिन आज के टाइम देश में नहीं विदेश में पता लग गया कि मेरा एड्रेस सूरत में है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, और जहाँ तक मेरे काम करने की बात है तो मैं पहले ही ऐसे काम कर रहा था, आगे भी ऐसे करता रहूँगा। अपनी सुरक्षा को लेकर कितने चिंतित हैं? सरकार से कोई मांग है आपको, कितना सुरक्षा दी गई है? देखिए 2019 में मुझे सामने से सुरक्षा दी गई थी, मैंने मांग नहीं की थी, लेकिन आज मैं चिंतित हूँ। इतना कहना चाहूँगा कि सुरक्षा अविलंब बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी जब देखेंगे कि लोग पकड़े जा रहे हैं और 1 करोड़ की फिरौती की बात हो रही है, जैसे धमकी दी जा रही है, तो तत्काल प्रभाव से सुरक्षा बढ़ाई जाए। वडोदरा साइबर क्राइम ने ऑनलाइन ठगी के मामले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो शेयर मार्केट से पैसे कमाने का लालच देकर लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये फर्जी एप्लीकेशन पर बाकायदा शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो बनाया करते थे और फिर उसमें प्रॉफिट दिखाकर और ज्यादा पैसे डलवा लिया करते थे। फिर वो पैसा बड़ी चालाकी के साथ अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते थे। और इसी तरह से आरोपी वडोदरा के रहने वाले रामकृष्ण राजीव नाम के शख्स को करीब 1 करोड़ रुपए का चूना लगा चुका है। उन अकाउंट्स की प्रॉपर छानबीन करके उसके CCTV फुटेज, KYC वगैरह की बेस पे कुल 17 आरोपियों को धरपकड़ किया गया। इसमें प्राइमरीली MO ये थी कि भोग बन्नार को फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के द्वारा एक लिंक भेजी जाती है, जिसमें डिस्क्राइब होता है कि आप इतने पैसे डालेंगे तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा। उसके बाद भोग बन्नार से एक गूगल फॉर्म भरवाया जाता है। गूगल फॉर्म में उनकी प्राइमरी डिटेल्स ले ली जाती है। फिर अलग एक टीम द्वारा उनका संपर्क किया जाता है। उनको एक जिसमें हमारे जो भोग बन्नार है, उनको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन angel.bg डाउनलोड करवाई गई थी। उस एप्लीकेशन में उनको वर्चुअली वो जितने भी पैसे जमा कराते थे, उतने पैसे उनको वर्चुअली सिर्फ उसमें दिखते थे। RT यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट इसीलिए बनाया गया था ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी प्राइवेट आधुनिक स्कूलों में पढ़ पाएं और उनमें समानता का भाव बढ़ाया जा सके। लेकिन भरूच के एक स्कूल में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एडमिशन लेने वाले बच्चों के साथ खुद स्कूल संचालक ही भेदभाव करते हुए नजर आए। ये भरूच का एमिक्स इंटरनेशनल स्कूल है, जहां RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है। RTE के तहत एडमिशन लेने वाले छात्रों के साथ खुलेआम भेदभाव किया जा रहा है। दरअसल यहां RTE के तहत एडमिशन लेने वाले 31 छात्र छात्राओं को अलग कमरे में बिठाया जाता है, जबकि अलग अलग क्लास में है, सिलेबस भी अलग अलग है। इसके बावजूद सभी को एक ही कमरे में बिठाया जाता है। इतना ही नहीं, इनके कमरे से AC भी हटा दिया गया है। और बेशर्मी की हद तो ये है कि इन बच्चों को स्कूल में होने वाली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी शामिल नहीं किया जाता। उसके क्लास में कुछ प्रॉब्लम थे, जैसे कि स्विमिंग के एक्टिविटी के लिए और ब्लैक बोर्ड के लिए। तो हमने आज स्कूल में जाके प्रिंसिपल को सूचना दी कि ये हमारे बच्चे को फेस करना पड़ता है, लेकिन ये दिल्ली नहीं है, ये तो गुजरात है।
तो गुजरात का हाई कोर्ट का तो कोई ऑर्डर है ही नहीं कि आरटीई के बच्चों को आप अलग क्लास में पढ़ाओ। हमें अलग बिठाया जा रहा है और जो वाटर स्प्लैश एक्टिविटी हुई है 2 दिन पहले तो इनको पार्टिसिपेट नहीं किया गया। जो फिर हमने मैडम से इंक्वायरी किया तो मैडम बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे आरटी में है तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुमको अलग लिया गया है। तो उन्होंने फिर बोला कि ये पेएबल एक्टिविटी है। तो हमने पूछा अगर पेएबल एक्टिविटी है तो हम पे कर सकते थे, लेकिन आपने कोई सूचना नहीं दी है। जब बच्चों ने स्कूल के संचालकों की करतूत के बारे में अपने घर में बताया तो परिवार वालों ने स्कूल पहुंचकर बच्चों के साथ हो रहे भेदभाव का विरोध किया। शहर में ये बात फैली तो पेरेंट्स के साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी स्कूल पहुंच गए और बच्चों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही भरूच के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से भी मामले की शिकायत की। जो यहाँ गुजरात सरकार का नियम है, गरीब विद्यार्थियों जो पढ़ सके इसके लिए जो आरटी हेठड़ अधिनियम हेठड़ जो विद्यार्थी को प्रवेश मिलता है उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उनको अलग क्लासरूम की व्यवस्था, अलग बनतर की व्यवस्था की जा रही है, जो एक बहुत गंभीर विषय है जिससे बालकों की मानसिकता पे विपरीत असर पड़ रही है। यहाँ के संचालकों सरकार के नियमों के उल्लंघन ऊपरवट जाके उल्लंघन कर रहे हैं और खुद शाही जैसा वर्तन वाली और विद्यार्थियों के साथ कर रहे हैं। वो बहुत गंभीर विषय है। आज ये विषय पे गुजरात के शिक्षण मंत्री ने खुद संज्ञान लेके इनके पे कायदेसर की कार्यवाही करने की मांग की है। इसके बदल हम इनके भी आभारी हैं। जब स्कूल संचालकों की इस करतूत की पोल खुली तो अब उन्होंने लिखित में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से माफी मांगी। साथ ही दोबारा किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं करने का वादा भी किया। जैसे ही ये कंप्लेंट मुझे मिली, मैंने फ़ौरन वहाँ तपास करवाई और उसके प्रिंसिपल को बताया कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आरटी वाले बच्चों को सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। और उस प्रिंसिपल ने अपना माफ़ी पत्र भी लिख के दिया है और उसने सारे बच्चों को जिनको अलग डिवीज़न में बिठाया था वो आरटीई वाले सारे बच्चों को रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ में बैठाना भी शुरू कर दिया है। और वो अब उसने हमें लिख कर दिया है कि वो हर करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन बच्चों को अब शामिल करेगा, फरियाद का कोई मौका दोबारा नहीं देगा, ऐसा उसने माफ़ी पत्र में लिख के दिया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट गरीब परिवारों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा का अधिकार देने के मकसद से बनाया गया था, लेकिन इन आधुनिक स्कूल के संचालक अपनी ओछी मानसिकता की वजह से इसमें पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। भरूच से गौतम डोडिया के साथ आज तक ब्यूरो। अब हम बात करेंगे मौसम के बदले मिजाज के बारे में। मौसम की जानकारी ये बता रहे हैं कि इस बार मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। हालांकि फिलहाल मौसम गर्म ही बना रहेगा। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक हीट वेव को लेकर भी आगाह कर दिया है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु से लेकर पश्चिम भारत में गुजरात के कई इलाकों तक पिछले 2 दिनों में जमकर बारिश हुई है। इस बारिश ने न केवल इन इलाकों में गर्मी से राहत दी है, बल्कि मौसम की बदलती चाल की ओर भी इशारा कर दिया है। दरअसल देश के ज्यादातर इलाके इन दिनों गर्मी की तपिश झेल रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस बार मानसून समय से पहले आ रहा है। इस बार अंडमान निकोबार में मानसून तय समय से 3 दिन पहले ही 19 मई तक आने की संभावना है। केरल में मानसून 31 मई या 1 जून तक पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश में 15 जून तक मानसून आ सकता है। अगर आप देखिए अभी थोड़ा क्लाउड्स आपको जहां दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जहां से हवाएं जब बे ऑफ बंगाल से जाती हैं वहां रेनफॉल एक्टिविटी होती है, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा बहुत होता रहेगा। और साथ में हैवी रेनफॉल मीन 6.5 सेंटीमीटर से रेनफॉल होने का भी अनुमान है। देखिए अगर मानसून की बात करें, अभी देखिए इस रीजन में तो पूरा क्लाउड्स है, जिसको मैंने अभी ब्रीफ किया कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। इससे पहले जो साउथ वेस्ट मानसून है वहाँ आपका जहाँ पे क्या नाम अंडमान निकोबार, अरबियन बे ऑफ बंगाल, इस सी में 19 तक उम्मीद है कि वहाँ पे एडवांस हो जाए। उसके बाद केरला ऑन साइड के लिए जो हमने कल प्रेस रिलीज इशू किया था वो 31 मई का है। मौसम विभाग के जानकारों की माने तो इस साल देश में अच्छे मानसून की उम्मीद है, लिहाजा इस बार ज्यादा बारिश हो सकती है। उसमें भी 2 फेज आप कह सकते हैं कि एक रहेगा जून एंड जुलाई, जिसमें कि जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से आपका जो है लानीना वगैरह का, तो वो अगस्त या सितंबर में उसका इम्पैक्ट वो आते हुए दिख रहा है। तो अगस्त सितंबर में ज़्यादा होगी, लेटर फेज में जो ऐसा लग रहा है कि जो बारिश की एक्टिविटी वो ज़्यादा रहेगी। और जो जून और जुलाई का है तो उसमें सामान्य के आसपास आप कह सकते हैं कि वो एक्टिविटी रहनी चाहिए।
जिन इलाकों में मॉनसून सबसे पहले पहुंच रहा है वहां तो लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में मॉनसून जून के अंत तक ही आएगा, तो अभी गर्मी से निजात मिलने के आसार नहीं है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ प्री मॉनसून एक्टिविटी शुरू हो गई है। तमाम राज्यों में बारिश हो रही है। अभी कई इलाकों में तो बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और इस बीच 31 मई तक दक्षिण भारत मॉनसून पहुंच जाएगा, लेकिन उत्तर भारत के लोगों के लिए अभी राहत नहीं है। उन्हें इंतजार करना होगा बारिश का, उन्हें इंतजार करना होगा ठंडे मौसम का। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली समेत उत्तर और पश्चिम भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक पारा चढ़ने के आसार हैं। तो आज से जो हीट वेव का हमारा वार्निंग है स्पेसिफिकली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के लिए है, और इसके बाद कल से उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद एक दिन और बाद जे नॉर्थर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में भी हीट वेव आने का हमारा पूरा अनुमान है। इसके अलावा गुजरात स्टेट में भी आने वाले 3 दिनों में हीट वेव रहेगा। अभी थोड़ा इसका इंटेंसिटी कम है, हमने हीट वेव का वार्निंग दिया, उसके बाद जो सीवियर हीट वेव भी हो सकता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ों में कुछ बारिश के आसार है, लिहाजा वहां तापमान में उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी। अब आपको मिलवाते हैं गुजरात के आणंद की रहने वाली जिज्ञा पटेल से, जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग में कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं लिया, बावजूद इसके वो फैशन की दुनिया में छाई हुई हैं। मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, अनीता डोंगरे, अबुजानी संदीप खोसला, ये कुछ बड़े नाम हैं फैशन की दुनिया में, बल्कि सिर्फ मुंबई में और बॉलीवुड के सर्कल्स में नहीं जाने जाते, लेकिन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, अपने काम के लिए माने जाते हैं बेहतरीन फैशन डिजाइनर्स। ये सब में एक कॉमन बात है कि वो लोग ट्रेंड फैशन डिजाइनर्स हैं, उन्होंने फैशन की डिग्रियां ली है और इसका एजुकेशन भी प्राप्त किया है। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जिज्ञा पटेल, जो कि आणंद के गुजरात से आते हैं। वो एक बेहतरीन फैशन डिजाइनर है। यहाँ पर साउथ मुंबई में स्टोर होना बहुत बड़ी बात है, और गुजरात से आणंद से पहली ऐसी महिला या व्यक्ति है जिन्होंने बिल्कुल सब्यसाची के बगल में आज अपना स्टोर खोला है। इंडियन डिजाइन जो है उनकी प्रेरणा देती है, और वहाँ का गुजरात का जो संस्कृति है, कल्चर और ट्रेडिशन है, साफ तौर पर रिफ्लेक्ट होता है। ये एक ऐसी औरत है जिन्होंने फैशन बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन साहस की और प्रेरणा की कहानी आज हम जिज्ञा पटेल से सुनेंगे उनके स्टोर में। जिज्ञा, पहले तो बात करने के लिए धन्यवाद। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप एक फैशन डिजाइनर ट्रेंड नहीं है, फिर भी आपका स्टोर आज सब्यसाची के बगल में है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने इतने बड़े पैमाने पर जो है अपने लिए सक्सेस प्राप्त कर लिया है। बहुत खुशी होती है गुजरात से आते हैं, छोटे शहर से बड़े शहर में आना। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। इट्स नॉट समथिंग दैट वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम अपना काम लेके आए, गुजरात को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वही दिखा रहे हैं कस्टमर के लिए, वही बना के दे रहे हैं, समथिंग डिफरेंट एंड दैट वी आर ट्राइंग टू गिव देम। जैसे कि ये सारे डिजाइन्स हो गए, या ये बांधनी का कल्चर हो गया, या ये जिस तरह का जो हैंडवर्क है, हाथ से कारीगरों ने काम किया है, ये सारी चीजों की प्रेरणा कहाँ से आई? ये आपने डिजाइन जो है कहाँ सीखी, कहाँ समझी? क्या बचपन में कुछ चीजों से आपका एक्सपोजर रहा था? सब लोग मुझे पहले से अपने कपड़ों के लिए जानते थे। गरबा गुजरात का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और वहाँ पे जब हम लोग गरबे के लिए जब खेलने के लिए जाते थे तो सब लोग हमारे लहंगे देखने के लिए आते थे कि वो क्या पहनेंगे नया। ये हर साल हम लोग कुछ नया बनाते थे और उसके लिए लोग वेट भी करते थे। मे बी उसकी वजह से आज हमको इतना बड़ा एक्सपोजर मिला, एंड दैट ओनली वी आर ट्राइंग टू रिक्रिएट हियर ऑल ट्रेडिशनल गुजराती ट्रेडिशनल वीव्स, समथिंग दैट इज हेयरलूम। यानी हम ऐसे कपड़े बनाते हैं जो कोई अपनी बेटी को भी पास ऑन करेंगे, और दे कैन पास इट ऑन टू सेकेंड और थर्ड जनरेशन। दे वुड नॉट लव टू गिव इट अवे टू एनीवन एल्स। ये काफी रिस्क वाला काम है, जहां पब्लिक वेस्टर्न वेयर या मॉडर्न वेयर बना रही है। आप अभी भी बहुत पूरी तरह विश्वास रखते हैं गुजरात के कल्चर में और एक देसी स्टाइल में। इसके पीछे क्या वजह है? क्या आपको लगता है, जैसे आपने कहा कि दिस विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन, बट ये काफी डेंजरस और रिस्की है आज के समय में? नहीं, रिस्की तो नहीं है, ट्रेडिशंस है। जैसे आज तक भी हम लोग देखे, अपने राजा महाराजा, अपने रॉयल्स को देखे, दे आर स्टिल यू विल सी देम इन द ट्रेडिशनल अटायर्स। उनके कोई भी ट्रेडिशनल फंक्शन हो, वो लोग अपने ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनते हैं। वो आप ऐसे देखो, नॉर्मल डेज में दे विल वेयर इनटू वेस्टर्न, दे विल बी इनटू वेस्टर्न आउटफिट्स,
पर जब ट्रेडिशनली जब कोई पूजा होता है, कोई शादी होती, तो दे आर ट्रेडिशनली ड्रेस्ड अप। वो राजपूती होंगे तो वो राजपूती पोशाक पहनेंगे, दे वोंट वेयर समथिंग एज अ इंडियन वेस्टर्न गाउन एंड एंड अप गोइंग टू अ वेडिंग। सो जो ट्रेडिशन है वो तो अपना, इट्स नेवर गोना गो आउट ऑफ फैशन। So it's something that you would love. Even I would love my daughter to wear something traditional on her wedding day. Even she's 10 years old now. It's going to be 20 years back. I don't know what's going to happen. But still. So this is what still the Indian mentality is, and it's going to be there. Because it's our roots, tradition. जैसे कि आपने देखा जिज्ञा पटेल के स्टोर में हम यहाँ पर है, जिन्हें नो फॉर्मल एजुकेशन या फैशन की डिग्री नहीं है, ये प्योर पैशन और मेहनत पे चल रहे हैं। 2 साल हो गए हैं यहाँ साउथ मुंबई के स्टोर में, हॉर्निमन सर्कल एरिया में, जिसे एक प्राइम लोकेशन भी माना जाता है। अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया गया ये एरिया है और यहाँ अगल बगल में सब्यसाची और बड़े बड़े ढेर सारे बड़े नाम हैं, पास में ही उनके स्टोर है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडियननेस, ये एक भारतीय कलेक्शन हमें देखने मिलता है और ये भगवान की फ्रेम जो एक इंस्पिरेशन की एक वजह है, उनके कपड़ों में भी साफ तौर पर देखने मिलता है। और ये जिज्ञा पटेल मानती है कि कोई शो स्टॉपर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असली स्टार तो उनके कपड़े ही है। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।